हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है लो आईक्यू। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट चैनल। उससे पहले मैं आप सभी को ये एक बात करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और वन मोर थिंग, घंटे के आइकन पे प्रेस कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, थैंक यू। चलिए बात करते हैं किसी विधियों के नाम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, मधुपालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, और मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य बोले तो मछली बोला जाता है मत्स्य को, तो पिसीकल्चर कहा जाता है इसको। फ्लोरिकल्चर को फूलों के उत्पादन के नाम के लिए जाना जाता है, उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंगूर की खेती के लिए कहें तो विटिकल्चर है। और ये सारे इतने इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े से आप ध्यान देना कि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, या तो आप हमारे जुडिशरी से पूछे जीके में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह बैंक में भी कई बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं हमें। चलिए, केचुआ पालन की जो खेती होती है उसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। फलों के उत्पादन के लिए पोमोकल्चर कहा जाता है। सब्जी उत्पादन के लिए ओलेरीकल्चर कहा जाता है। बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है, बागवानी की खेती को। अच्छा, हवा में पौधों को उगाना, ये इम्पोर्टेंट है। एरोपोट्रिक कहा गया है इसे। अच्छा, पानी में पौधों को उगाना, हवा में और पानी में दोनों में डिफरेंस है, और थोड़ा इसको ध्यान से आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है इसे, हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान रहे, पानी में पौधों को उगाने के लिए उगते हैं जो उनको। चलिए बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? हम बात करते हैं तो खाद्यान्न, मतलब हरी, जैसे हमारे खेती हो गई, हरी हरी चीज़ें होंगी, उनसे रिलेटेड है। अच्छा, बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो दूध बोला जाता है जिसे, दूध उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति की बात करें हम जब, तो मत्स्य उत्पादन से ये संबंध रखता है। भूरित क्रांति की बात करते हैं। भूरी क्रांति, कई बार हम सोचते हैं कि भूरी क्रांति कौन सी है। भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन के से संबंध रखती है। रजत क्रांति आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, अंडा उत्पादन में इसको के लिए क्रांति कहा गया, अंडा उत्पादन के लिए। अच्छा, तिलहन के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है तिलहन की क्रांति को। बायोडीजल की क्रांति को कृष्ण क्रांति कहा गया। लाल क्रांति हम टमाटर टमाटर तो कम, मतलब मांस के उत्पादन के लिए बोला जाता है कि मांस के उत्पादन की जो क्रांति लाई गई थी वो कौन सी है, या लाल क्रांति किससे संबंध रखती है? तो लाल क्रांति मांस का उत्पादन के लिए संबंध रखती है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली होती है, एक बहुत ही पौष्टिक होती है, उसके उत्पादन से संबंध रखते हैं। बादामी क्रांति के बारे में बात करें तो हमारे मसालों से संबंध रखती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। झींगा क्रांति और मांस क्रांति, ठीक है, और मसाला क्रांति में वो बादामी क्रांति के बारे में पूछा जाता है। बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंध रखती है? अच्छा, सुनहरी क्रांति का हम सोचते हैं कि सुनहरी क्रांति शायद आलू से ना हो, ऐसा कुछ, मतलब दूसरी चीज़ों को, फलों से हम मतलब रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो फलों के उत्पादन का संबंध सुनहरी क्रांति से है। अच्छा, अमृत क्रांति तो नई दो जो नदियाँ हैं, नदियों के जोड़ने की जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो अमृत क्रांति के अंदर बनाई जाती है। चलिए बात करते हैं कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। जैसे कि हमें जानते हैं कि दूध उत्पादन में ये पहला स्थान है, और इसे हम यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, जैसे कि श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूध उत्पादन की क्रांति को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, कहाँ होती है? तो वो दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। किस फसल के लिए पानी में पानी की अधिकता, किंतु जमाव नहीं होना चाहिए। पानी की अधिकता होनी चाहिए बट जमाव नहीं, मतलब ऐसा कि सीढ़ी नुमा द्वारा होना चाहिए, थोड़ा सा में पानी हो और वो निकल जाए। तो वो चाय की खेती के में ऐसी जगह की हमें ज़रूरत होती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य वेरी वेल केरला है। रेशम वाली फसलें कौन सी होती हैं? रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारे पास होगी कपास, जूट,
आदि। और भारत में लंबे रेशे के कपास का मुख्यतः आयात कहाँ से किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं दलहन उत्पादन में भारत का राज्य सबसे आगे है, अग्रसर है, तो वो है राजस्थान, क्योंकि वहाँ थोड़ी हरी खेती जैसे कम की जाती है, जैसे गेहूँ हो गया, हरी सब्जियाँ वगैरह, वहाँ पर थोड़ा उत्पादन कम होता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी की वजह से। और गुलाबी क्रांति संबंधित है, हम पहले पढ़ चुके हैं। झींगा मछली होती है, झींगा मछली के उत्पादन से भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने भाग में कृषि में लगा हुआ है, तो हम जानते हैं 64.5%, 64.5%। नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वो है कॉफ़ी। और राष्ट्रीय रसदार फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जो कि वो है हमारे नागपुर में। नागपुर हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। अच्छा, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वो है नासिक। आपको पता है नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। और मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है, तो वह गुजरात है। मूंगफली का उत्पादन वहाँ बहुत होता है। और चावल के लिए हम बात करते हैं तो वह पश्चिमी बंगाल में होता है। पश्चिमी बंगाल से इधर होते हुए आपका बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, यहाँ पर मतलब होता है। मतलब सर्वाधिक की बात करें तो हमारे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। भारत के किस राज्य में गेहूँ की खेती नहीं होती है, ये एक अजीब क्वेश्चन है देखने में आया। तो ऐसे से ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चावल की खेती कहाँ होती है, गेहूँ की खेती है, तो सब बच्चों को पता होता है। जो नहीं पता होता है, मोस्टली कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे होते हैं। तो तमिलनाडु में हमारे क्वेश्चन, तमिलनाडु में गेहूँ की खेती नहीं होती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो हम जानते हैं केसर, इलायची और ये सारी चीज़ें हैं, ये कश्मीर में पाई जाती हैं। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है कृषि उद्योग को, तो वो महाराष्ट्र है। किसी समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्कृति की थी, वह राज समिति की ने शुरुआत की थी। भारत में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग खेती होती है, 51% के, मतलब भारत में क्षेत्रफल है जो 51% का, उस पर कृषि की जाती है। भारत में कितने प्रतिशत भाग चरगाह है, जो वो तो है 4%। ठीक है। भारत वन से भूरी भूमि का प्रतिशत कितना है, 21% है। बंजर भूमि या बिना उपयोग की भूमि प्रतिशत भारत में कितना है, तो वो 24% है। नकदी फसल किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नकदी फसल किसे कहते हैं। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया इत्यादि। जायद की फसल के बारे में बात करते हैं। जायद की फसल कौन सी है, जायद की फसल आपकी खरबूज है, ककड़ी है, खीरा, मतलब जो पानी ज़्यादा लेती हैं जो चीज़ें होती है, मोस्ट ऑफ गर्मी में जो उगाई जाती हैं, लाइक। तो नकदी की फसल कौन सी है, चावल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, उस क्षेत्र को जहाँ कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र है। बोले तो जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है, फ्लो करती है, उस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। वैसे बात करें तो चावल को कटोरा अगर की बात करें, हरियाणा में किस सिटी को कहा जाता है, तो वो आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारे यूपी है। उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, धान है, धान। और हरी क्रांति के जनक, मतलब हरी क्रांति कब, मतलब किस सन में मानी जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर मिस्टेक है, जनक इसे माना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सन होना चाहिए था। वो है 1967 to 68 में, मतलब उस टाइम हरित क्रांति को मजबूत बनाया गया था, मतलब बात आई थी जानने के लिए। हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता था। पहले क्या होता था कि हम सोने की चिड़िया तो बोला ही जाता था, भारत को हिंदुस्तान नाम था। और उसके बाद क्या हो गया हमारी कि यहाँ से बहुत सी चीज़ों का ना मतलब एक्सपोर्ट किया जाने लगा और यहाँ की चीज़ों कम हो गई। अच्छा मतलब और यहाँ पे बहुत
ज़्यादा अमाउंट में कर लिया जाने लगा। यहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती थी, मतलब भूख हड़ताल, मतलब भूखा, मतलब महामारी और ऐसी चीज़ें बहुत हो गई। तो भारत एक समय था कि भारत को गेहूँ भी इम्पोर्ट करवाना पड़ता था। तो उसी में मतलब अपने आप को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति को लाया गया। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुग्र है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कही जाती हैं। राष्ट्रीय रसदार फसल अनुसंधान केंद्र आपका है नागपुर में। चलिए हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला आपका राज्य कौन सा है? तो हम जानते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों आसपास ही हैं, आपके दक्षिण एरिया में पड़ते हैं। ठीक है। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? मतलब कौन सी चीज़ें भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं? कहने का मतलब ये है कि आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सब चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में भारत में उत्पन्न होती हैं। और भारत में क्या विश्व में इनका पहला स्थान है भारत का उत्पादन के क्षेत्र में। सब्जियों और फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत पहला स्थान चीन का है और उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान आता है? तो हम जानते हैं चीन के बहुत सी चीज़ों में चीन पहले स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर रहता है प्लेस पे, और उसके बाद भारत आता है। और झूम खेती क्या है? झूम खेती किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसमें जंगलों को काट कर भूमि साफ़ की जाती है। जैसे कि छोटे छोटे पेड़ हो गए या पौधे हो गए, पेड़ हैं, जंगल हैं, तो उनको साफ़ कर देते हैं और वहाँ पर उस खेती को, मतलब उस ज़मीन को, उस भूमि को खेती करने लायक बना देते हैं। तो पढ़ते हैं कि इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमें पता है वहाँ पर एक बार अगर हमने खेती कर दिया, हमारे पास उतनी उर्वरक शक्ति नहीं है, तो हम उनमें जैसे यूरिया डालेंगे या खाद डालेंगे और हम उसी ज़मीन को बार बार जोतते रहें, मतलब फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते रहें, तो नेचुरल है ज़मीन जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। ठीक है। तो क्या उसको वो पहले समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। तो वही लिखा है कि कुछ दिन बाद भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाने से वह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरीके की खेती पूर्वोत्तर के राज्य में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लांडांग, फिलीपींस में चुगान, मॉस्को में मिलपा, श्रीलंका में चिन्ना, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ठीक है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत भाग गेहूँ की जाती है? देश में कुल, ठीक है, याद रखिएगा, देश में कुल कृषि योग्य भूमि है, जो स्पेशल कृषि जिस पार्ट पे की जाती है वो 15% है। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो वो सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे बोला कि पहले भी गेहूं का जब हमें इंपोर्ट करवाना पड़ गया, तो समझ सकते हैं कि भारत की उस समय स्थिति क्या थी। तो हरित क्रांति का लाने का मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई टेक्निक्स के बारे में बताना, खेती कैसे की जाती है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, ये सब चीज़ें थी। और चावल और गेहूं की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत हमने ऊपर पढ़ रखी थी, वो शुरुआत 1967 to 1968 में की गई, बीच पीरियड में। अच्छा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम रहा है। चाय उत्पादन में दार्जिलिंग, अच्छा, और सॉरी ये पेज दोबारा से आ गया। काजू उत्पादन के लिए केरला, रेशम के फलों के लिए कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का मुख्य आयात कहाँ से किया जाता था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अच्छा, चलिए बात करते हैं भारत की कृषि में बहुत इम्पोर्टेंट क्या है। भारत की जो कृषि का सबसे बड़ा पार्ट है, कृषि पर जो डिपेंड है, कृषि किस पर डिपेंड है? जो कृषि, भारत की जो जनसंख्या है अधिकतर कृषि पर डिपेंड है। और कृषि किस पर डिपेंड है? वर्षा पर। अगर वर्षा नहीं होगी तो कृषि करना, खेती करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जानते हैं जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है, जिसकी बुआई होती है अप्रैल में,
काट ली जाती है उसे क्या कहलाती है, वो रबी की फसल कहलाती है। जो फसल जुताई में बोई जाती है, जुलाई में सॉरी, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह फसल खरीफ की होती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि रबी की फसल और खरीफ की फसल में क्या अंतर है। तो आगे बताएंगे हम आपको। जो फसल रबी और खरीफ की फसल में बीच में तैयार की जाती है वो जायद की फसल होती है। और रबी और खरीफ में अंतर यही है कि रबी की फसल को हम गेहूँ, मतलब इम्पोर्टेंट जो फसल है रबी की फसलों में बोया जाता है वो गेहूँ है। और खरीफ की फसलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो आपका चावल का होता है। तो वही लिखा हुआ है कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी उत्पादन होती हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल। चावल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें उत्पादन में, और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खरीफ की फसल में, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा आदि चीज़ें हैं। रबी की फसल की बात की जाए तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। और आप जानते हैं कि गेहूँ हमारे लिए जो सबसे कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है हमारी लाइफ में। रबी की फसल किसे कहते हैं, तो रबी की फसल कब और किस समय काटी जाती है और बोई जाती है। तो ये ऐसा लिखा है कि जब यह फसल अक्टूबर नवंबर के बीच में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे कि हमें पता है मार्च अप्रैल में बैसाखी के दिन और 14 अप्रैल को, और उसके बाद पूजा होती है। पंजाब में बैसाखी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। उसके बाद काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी की फसलों में आती हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जिसमें जो है चावल, तिलहन, गन्ना, कपास, मक्का भी जो हम मक्कियाँ खाते हैं, भुट्टे, वो सर्दियों में होती है, ज़्यादातर कटाई की जाती है जो वो, ठीक है। और जायद की फसल की बात करें तो ये मई जून के बीच में बोई जाती है, जुलाई अगस्त तक काट ली जाती है। जैसे कि राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। हरित फसल की बात करें तो हमें पता ही है हरित फसल में गेहूँ, चावल है। भारत में धान भंडार, भारत का धान्य भंडार मतलब जो हम गेहूँ का धान होती है, धान उसको बोला जाता है धान्य भंडार, पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होती है। और सब्जी उत्पादन की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है विदेश में, फॉरेन में और विश्व में, मतलब कह सकते हैं। फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय उत्पादन है फसल का नहीं, फल उत्पादन में जो हमारे फ्रूट्स होते हैं। नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य से है। यहाँ नीली होना चाहिए नाली लिख दी है, सॉरी चलिए कोई बात नहीं। श्वेत हो जाती हैं, एरर मिस्टेक हो जाती हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, बुरा ना मानिए। सुनहरी क्रांति का ये आपको पता ही है। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद से होती है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है गोल क्रांति। अच्छा चलिए पढ़ते हैं कि किस फसल की कटाई बुनाई सबसे अधिक समय लगता है, जिसमें कटाई में और बुआई में, मतलब जो इनका पीरियड होता है कटाई और बुआई का, वो होता है गन्ना तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। भारत के उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। भारत में वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पादन का जो कृषि का है वो 13.67% है। मूंगफली उत्पादन की बात करें तो मूंगफली है में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, 70% होता है। केंद्र शुष्क भूमि केंद्र अनुसंधान कहाँ है, हैदराबाद में है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है, तो मक्का की खेती रबी के फसलों में की जाती है। जब रबी की खेती होती है तब की जाती है। दुग्ध उत्पादन में दुग्ध की अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो वह कुरियन को श्रेय जाता है। तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में हम बात कर चुके हैं। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। नारियल के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तो फर्स्ट स्थान है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल उद्योग में किस उत्पादकता में कमी आई है, तो वो है कि मतलब कम यूज़ करते हैं लोग इनको। मोटा अनाज भी बोला जाता है, दाल और मोटा अनाज, जैसे जौ, बाजरा हो गया। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली है। झूम खेती के बाद में हम बात कर चुके हैं।
कृषि का एक तरीका होता है, यहाँ थोड़े दिन यहाँ खेती करना, थोड़े दिन वहाँ खेतों को पेड़ पौधों को काट कर बड़े पैमाने की जूट की खेती किस नदी के किनारे की जाती है? हुगली नदी के किनारे। तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की स्थापना 1986 में की गई थी। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%, 100% बोलते हैं। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह से आयात करता है? पोटाशियम का। केसर का पता चल ही चुका है, जम्मू कश्मीर में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में। कृत्रिम रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है, मतलब वो राज्य है? केरल। और विश्व में इसका भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, 4th प्लेस है। और नासिक की बात करें, नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें तो यह संतरे की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे संतरे बहुत पाए जाते हैं। और चलिए, आपने इतना समय दिया, आपने हमारी वीडियो को अच्छे से सुना होगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ आइकन वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम पे पेज है जो हमारा लो IQ करके, आप उसको उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।